हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। जैसा कि हम लोग हर संडे को मैराथन क्लास जो सुपर टेट बैच के लिए और बहुत लंबी क्लास, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के सामने पेश किए जाते हैं, ठीक है। तो उसी के आज भी यानी सेकंड मैराथन क्लास जो सुपर टेट बैच के लिए यानी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस और जीके के लिए मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और कॉपी और पेन लेकर बैठे, ठीक है, और इसको नोट करते रहें। जो भी क्वेश्चंस होते हैं या क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस कराए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको खुद लिखते रहा करें। तो जैसा कि उसी लाइन में हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सुपर टेट के लिए मैराथन क्लास जीएस और जीके का हर संडे को होता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और क्वेश्चन को करते रहें। पहला क्वेश्चन हमारा है, गुप्त वंश के किस शासक को धरतीबंद कहा जाता है। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि गुप्त वंश का वह कौन सा ऐसा शासक था जिसको धरतीबंद कहा जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त और इनमें से कोई नहीं। आप लोग ऑप्शन देखेंगे और आंसर करेंगे कि गुप्त वंश का वह कौन सा ऐसा शासक था जिसको धरतीबंद कहा जाता है। धरतीबंद का मतलब होता है धरती को बांधने वाला, ठीक है। धरतीबंद का मतलब होता है धरती को बांधने वाला। क्यों कहा जाता है ये आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले आप आंसर करें इसका कि गुप्त वंश का वह कौन सा ऐसा शासक था जिसको धरतीबंद कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि गुप्त वंश का जो संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश का अगर संस्थापक देखें तो श्रीगुप्त को माना जाता है। किसको? गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। यानी ऑप्शन हमारा जो तीसरा है ये इससे क्या होगा कि श्रीगुप्त में हम लिखेंगे कि गुप्त वंश का ये संस्थापक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि धरतीबंद किसे कहा जाता है। तो ये हम ऑप्शन होगा हमारा दूसरा, समुद्रगुप्त को। यानी समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? धरतीबंद कहा जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। अगर हम भारत के मैप में यानी इंडिया के अगर नक्शे में हम देखें तो यहां पे यानी इस सागर, ये सागर और ये सागर, इधर कौन है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो इसका मतलब यह है कि उसका जो राजशाही शासन था या उसने जिस पे जगह पे कब्जा किया था, जो जीता था, वो यहाँ पे यानी इधर पूरे एरिया में जीता था। और ऐसा माना जाता है कि उसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, तो इसलिए कहा जाता है कि वो धरतीबंद था। ठीक है, तो गुप्त वंश के वह शासक जिसको धरतीबंद कहा जाता है उनका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दैहित्र भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे इसको कि समुद्रगुप्त को धरतीबंद भी कहा जाता है और लिच्छवी दैहित्र लिखेंगे। लिच्छवी दैहित्र भी किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बीएन स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है? नेपोलियन। यानी बीएन स्मिथ जो है समुद्रगुप्त को क्या कहे हैं? भारत का नेपोलियन कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुमार चरित्रम किसकी पुस्तक है? ऑप्शन करें आप लोग कि कुमार चरित्रम जो है वो एक पुस्तक है, एक बुक का नाम है, वो किसका है? ऑप्शन है आचार्य दंडी, विघ्नेश्वर, ह्वेनसांग, फाहियान। आप लोग आंसर करेंगे कि कुमार चरित्रम किसकी पुस्तक का नाम है। देखें, जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी ऑप्शंस आप लोगों के सामने रहते हैं, ऐसे ऑप्शंस नहीं रहते हैं कि एक सही हो बाकी 3 में कुछ, मतलब ऐसा ना हो कि वो कहीं ना पूछा जाए। ऑप्शंस चारों, यानी अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं तो इसका मतलब वो 4 जो ऑप्शंस है वो 4 क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, यहां से ये चारों नेम इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ऑप्शन के साथ लिखें, कॉपी और पेन लेकर बैठे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट ही हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो कुमार चरित्रम किसकी पुस्तक है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है आचार्य दंडी, विघ्नेश्वर, ह्वेनसांग और फाहियान।
कुमारी रागनी कह रही हैं आचार दंडी, बिल्कुल सही है आंसर आपका कि कुमार चरित्रम जो है वो किसकी पुस्तक का नाम है, आचार दंडी की है। किसकी है? आचार दंडी की पुस्तक का नाम है कुमार चरित्रम। अब ऑप्शन और हमारे पास विघ्नेश्वर, इनके पुस्तक का नाम है मित्राक्षर। याद रखेंगे इसको कि मित्राक्षर किसकी है, विघ्नेश्वर की है। और ह्वेनसांग किसकी पुस्तक का नाम, यानी ह्वेनसांग के पुस्तक का नाम है सी यू की। क्या है? सी यू की। ये ध्यान रखेंगे, चीनी यात्री है ये सब। ह्वेनसांग के पुस्तक का नाम है सी यू की और फाहियान के पुस्तक का नाम है फो क्यू की। फो क्यू की, ये ध्यान रखेंगे। अब चारों ऑप्शन हमारे पास देखें, आचार दंडी के पुस्तक का नाम क्या है, कुमार चरित्रम। फिर है विघ्नेश्वर का मित्राक्षर, ह्वेनसांग सी यू की, फाहियान फो क्यू की। याद रखेंगे ह्वेनसांग जो है वो कहाँ का रहने वाला था, तो वो मोरक्को का रहने वाला था। एक देश है मोरक्को जिसकी राजधानी रबात है। मोरक्को देश का रहने वाला था। 7000 किलोमीटर चलकर वो कहां पहुंचा था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। एमबीटी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा था 7000 किलोमीटर चलकर। ह्वेनसांग के बारे में 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे कि ह्वेनसांग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किया था। इसका मतलब वो स्टूडेंट्स भी था और वहां पे टीचिंग का काम भी किया था। यानी ह्वेनसांग को नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन भी किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, इसे यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित भी कहा जाता है। नीति का, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित। यानी ह्वेनसांग के बारे में ये क्वेश्चंस आते हैं कि नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किए थे। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सी यू की। और फाहियान फा से स्टार्ट होता है तो उसकी पुस्तक का नाम फो यू की, फो क्यू की। ये ध्यान रखना, फाहियान फो क्यू की, ह्वेनसांग सी यू की। अगला क्वेश्चन हमारा है, चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था। ध्यान से क्वेश्चन देखें, मंदिरों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर, तो ये सब मंदिर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो याद, क्वेश्चन हमारा है चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, यशोवर्मन, धंग, जयदेव, इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन यशोवर्मन, धंग, जयदेव और इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर करें। तो देखिए चतुर्भुज मंदिर, इसको नोट कर लेंगे कि चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यशोवर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन यशोवर्मन। ठीक, चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया, यशोवर्मन ने बनवाया था। धंग से याद रखेंगे कि धंग ने कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, धंग ने बनवाया था। ये कहां पे है, खजुराहो में है, याद रखेंगे। धंग ने, और जयदेव के बारे में याद रखेंगे कि इस जयदेव की एक पुस्तक है, इसका नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है, गीत गोविंद। जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है, गीत गोविंद। ये ऑप्शन है। हाँ, ज्योति तिवारी कह रही है तीसरा। तीसरे का कौन सा सही है, तीसरा। ऑप्शन के साथ देखें, क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन भी उसमें नोट कर दिया कीजिए, तीसरे का कौन सा सही है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन यानी तीसरे का कौन सा सही है, इस तरह से कमेंट बॉक्स में बताएं। चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था, यशोवर्मन ने बनवाया था। और धंग ने कौन सा मंदिर बनवाया, कंदरिया महादेव का मंदिर। कौन सा, कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पे है, खजुराहो में है। जयदेव जो थे ये कवि थे, इनके पुस्तक का नाम क्या है, गीत गोविंद है। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है, जयदेव की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
हजार दिनारी किसे कहा जाता है? देखें आप क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन किस लेवल का है या कैसा है। कोई ऐसी क्वेश्चंस नहीं है जो कि चलो ठीक है टाइम पास के लिए कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे है जो पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाई लेवल पे भी पूछा जा सकता है और लो लेवल पे भी पूछा जा सकता है। तो हजार दिनारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास मलिक काफूर, प्रताप रुद्रदेव, विष्णुवर्धन, इनमें से कोई नहीं। उपासना सिंह 3 का ए बता रही। हाँ, चौथा क्वेश्चन करेंगे, तीसरे का ए सही है आपका, ठीक है। चौथे का ऑप्शन करें कि किसको कहा जाता है? मलिक काफूर, प्रताप रुद्रदेव, विष्णुवर्धन और इनमें से कोई नहीं। देखें, हजार दिनारी किसे कहा जाता है? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था, ठीक है। क्या था? 1000 दीनार में मलिक काफूर को खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजार दिनारी। इसको याद रखेंगे कि मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? हजार दिनारी कहा जाता है। प्रताप रुद्रदेव से याद रखेंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे? काकतीय वंश का जो शासक है प्रताप रुद्रदेव, इस पर जब आक्रमण किया था तो प्रताप रुद्रदेव ने अपनी क्या करती? स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया था, यानी उसने सरेंडर बोल दिया था। और उसके बाद कोहिनूर एक सोने की, यानी अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसको जंजीर से लपेटकर दे दिया। किसको? मलिक काफूर को। और उसी के साथ में कोहिनूर हीरा भी दिया था। यानी यहीं से कोहिनूर हीरा की क्या हिस्ट्री शुरू होती है? कहां से? प्रताप, काकतीय वंश में जो है प्रताप रुद्रदेव से। तो प्रताप रुद्रदेव से याद रखेंगे, इसने क्या किया था? अपनी सोने की मूर्ति में जंजीर, सोने की मूर्ति को जंजीर में लपेटकर किसको दिया था? मलिक काफूर को, ठीक है। और कोहिनूर हीरा भी साथ में दिया था। तो प्रताप रुद्रदेव से याद रखेंगे कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। और इसने अपनी मूर्ति को, सोने की मूर्ति को किससे, यानी इस मूर्ति किसकी थी? सोने की थी, जिसको जंजीर में लपेट कर किसको दिया था? जंजीर में लपेट कर किसको दिया था? मलिक काफूर को दिया था। ये याद रखेंगे कि हजार दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। मलिक काफूर यानी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर में जब काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया था, तो आक्रमण के पश्चात प्रताप रुद्रदेव ने इसकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया, यानी अपने आप को सरेंडर कर दिया। और क्या किया? अपनी मूर्ति को, सोने की मूर्ति को जंजीर से लपेटकर किसको दे दिया था? मलिक काफूर को। और उसी के साथ में क्या दिया था? कोहिनूर हीरा दिया था, ठीक। विष्णुवर्धन से याद रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछता है चेन्ना स्वामी जो, यानी चेन्ना केशव का जो मंदिर है वो कहां पे है? किसने बनवाया था? लिखेंगे चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर किसने बनवाया था? तो विष्णुवर्धन ने बनवाया था। याद रखेंगे चेन्ना केशव मंदिर किसने बनवाया था? विष्णुवर्धन ने। उपासना सिंह 4 का एक, हाँ सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका, ठीक। 4 का ए सही है, हजार दिनारी मलिक काफूर को। तो चारों ऑप्शंस आप लोग देखते रहेंगे, ऑप्शंस को आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, नोट डाउन करते रहेंगे। देखिए कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मतलब इंपॉर्टेंट ना हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से देखें कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। कश्मीर के बारे में अभी 2-3 चीजें बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले ये देखें कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है जैनुल आबदीन, अशोक, मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं। क्या है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन, अशोक, मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर करेंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक, क्योंकि ये सुपर टेट बैच के लिए, और जो भी जीएस और जीके पार्ट ऐसा है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसमें से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन लाया जाता है। और मैराथन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हर सब्जेक्ट के लिए। अलग अलग टीचर्स
आप लोगों को अलग अलग तरीके से बहुत ही बेहतरीन ढंग से गाइडेंस देते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आते हैं और आप लोगों के सामने उनको आप अच्छे से तैयार किया कीजिए, ठीक है। और इस क्या कहते हैं मैराथन क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे। हाँ, उपासना सिंह करें 5 का पहला, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कश्मीर में जो थे, यानी कश्मीर में के जैसे श्रीनगर जो है वो उस श्रीनगर ने स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया। तो किसने? अशोक ने किया था। ध्यान देंगे, श्रीनगर की स्थापना, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। कश्मीर में जो श्रीनगर है, राजधानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है उसकी स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। कश्मीर में हम बताए थे कि तीन क्या है, उसमें पहाड़ या पर्वत और दर्रे भी पाए जाते हैं। हर स्टेट में जो पहाड़ पर्वत दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे कश्मीर में 4 पहाड़ पाए जाते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कौन कौन से हैं? काराकोरम, पूर्णिमा कुमारी कह रही है 5 का ऐसा ही है, ठीक है। तो कश्मीर के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि कश्मीर में, ये कश्मीर का मैप है, समझिए कश्मीर है, इसमें 4 क्या पाए जाते हैं? पहाड़। सबसे पहले काराकोरम, कौन है? काराकोरम है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल को कितने पहाड़ हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये 4 पहाड़ हैं। क्वेश्चन पूछेगा काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611, ठीक है। ये याद रखेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। देखो K2 नाम क्यों है? क्योंकि काराकोरम के से स्टार्ट होता है, K1, K2, K3, K4 इस तरीके से। तो लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल 4 पहाड़ियां पाई जाती हैं, 4 दर्रे पाए जाते हैं। कश्मीर के बारे में 4 दर्रों की बात अगर हम करें, कश्मीर में अगर हम 4 दर्रों की बात करें तो देखें यहाँ पे काराकोरम दर्रा, यहाँ पे जोजिला दर्रा, बुरजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, 4 दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ये है काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुरजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। तो इस तरीके से आप लोग याद करते रहेंगे कि कश्मीर में 4 पहाड़, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम में 4 दर्रे पाए जाते हैं, काराकोरम, जोजिला, बुरजिला और बनिहाल दर्रा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? हम लोग ऑप्शन करेंगे, पहला ऑप्शन जैनुल आबदीन, यानी कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। छया राज कह रहे हैं ए, हाँ कश्मीर पहला सही है। अशोक के बारे में क्या हमने बताया कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। मोहम्मद गौरी जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था। पहला कौन था? महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से याद रखेंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा क्या था? तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी था, ठीक है। ये कहां का रहने वाला था? अफगानिस्तान में एक जगह है गौर, वहां का रहने वाला था मोहम्मद गौरी। और महमूद गजनवी कहां का रहने वाला था? वो अफगानिस्तान में एक जगह भी है गजनी, क्या है? गजनी, वहां का रहने वाला था गजनवी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो ये ऑप्शंस थे हमारे पास, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन, हाँ ये वर्धनम एकेडमी, ठीक है, जो सुपर टेट का बैच लॉन्च हो रहा है वो आप लोग लॉन्च हो चुका है। इसको प्ले स्टोर पे जाके वर्धनम एकेडमी के नाम से जो एप्लीकेशन है उसको क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे और बैच को परचेस करेंगे, ठीक। और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जो वर्धनम एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसमें क्या होता है, हम लोग जो यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट के, वो उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल पे वर्धनम एकेडमी। और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। अगर बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है या एप्लीकेशन से रिलेटेड या और कोई भी जानकारी लेनी है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान से देखें कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन हमारे पास है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, उलूग खान।
देखें गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, उलोग खान। आंसर करें आप लोग। देखें आंसर करना चाहिए एक बार, अगर ये ना सोचें कि गलती होगी, आंसर करेंगे तो गलती हो जाएगी। इंसान गलतियों का पुतला होता है, यानी इंसान जो है वो गलतियां करने के लिए, अब ये है कि एक बार गलती होगी तो वो चीज जब सही होगी तो आपको वो हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगी कि ये चीज हमने गलत किया था और सही इसका ये था। ठीक है, ज्योति तिवारी कह रही है 6 का ए। हाँ, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और बताएं। रागिनी जी कह रही है 6 का ए। यूटी के नोट्स कह रहे हैं कि 6 का ए। हाँ, आंसर क्या होगा, गुलाम वंश का संस्थापक। सभी का सही है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब आपको हम बताएं कुतुबुद्दीन ये गुलाम वंश क्यों बना, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, और उसने एक वंश की स्थापना की जिसको क्या कहा गया, गुलाम वंश। तो ये कहां से, यानी मोहम्मद गौरी जो था, गौरी के क्या थे, 3 गुलाम थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा यालदूज। इसको याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम ऐबक, यालदूज और कुबाजा। क्या नाम था, कुबाजा। देखें यालदूज यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदूज और कुबाजा, ये मोहम्मद गौरी के क्या थे, 3 गुलाम थे। ठीक है, तो तीनों गुलाम में से जो पहला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो उसको क्या कर दिया, वो एक वंश की स्थापना किया जिसको क्या कहा गया, गुलाम वंश, और उसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये संस्थापक था। कुतुबुद्दीन जो है वो अपने आप को यानी राजा नहीं मानता था, वो अपने आप को सिपा सालार मानता था। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कुतुबुद्दीन अपने आप को क्या मानता था, तो सिपा सालार मानता था। ठीक, वो अपने आप को राजा नहीं मानता था। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुलाम वंश का। ये याद रखेंगे कि गुलाम वंश का वास्तविक जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक जो रियल फाउंडर है किसका, गुलाम वंश का, उसको क्या, इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, रजिया सुल्तान से याद रखेंगे, भारत की पहली महिला शासिका। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका जो है वो कौन थी, रजिया सुल्तान। लिखेंगे यहाँ पे, भारत की पहली महिला शासिका। भारत की पहली महिला शासिका कौन है, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की क्या है, बेटी है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। अब उलूग खान से याद रखेंगे कि उलूग खान किसे कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन को, किसको, बलबन को उलूग खान कहा जाता था। याद रखेंगे कि जो बलबन था उसको उलूग खान कहा जाता था। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो अपने आप को राजा नहीं मानता था, वो अपने आप को शासक नहीं मानता था, वो क्या मानता था, सिपह सालार मानता था। ठीक है, गुलाम वंश। और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका है। हाँ, उपासना सिंह से रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका है। अगला देखेंगे, भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश से लाया गया। हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है कि भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है या जो जीएसटी है उसका मॉडल कहां से लाया गया था, यानी कहां से वो नकल किया गया या कॉपी किया गया या लाया गया, कि वो मॉडल कौन सा था और कहां से लाया गया। आप लोग आंसर करें। इसमें फ्रांस, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड। भारत में जीएसटी कहां से लाया गया है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, भारत में जीएसटी का जो मॉडल है वो किस देश से लाया गया है, ध्यान से आंसर करें। 7 का ए फ्रांस, विमी नगर कह रहे हैं 7 का ए फ्रांस। नहीं, भारत में फ्रांस जो है, ज्योति तिवारी 7 का 3 अमेरिका। नहीं सही है। भारत में जीएसटी का मॉडल देखें। सबसे पहले जीएसटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि जीएसटी जो है वो भारत में जो लागू हुआ है वो उसका मॉडल कहां से लाया गया, कनाडा से लाया गया। कहां से, याद रखेंगे, उसका मॉडल कहां से लाया गया है, कनाडा से लाया गया है। और ये किस समिति के द्वारा जोड़ा गया, तो केलकर समिति के द्वारा जोड़ा गया है। किसके, केलकर जो समिति है
क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी किस समिति के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये केलकर समिति के द्वारा जोड़ा गया, कनाडा से लिया गया है। हमारा आंसर क्या होगा, कनाडा। क्या होगा, कनाडा यानी कनाडा। जीएसटी का मॉडल कहां से लाया गया, कनाडा से, और केलकर समिति के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला कौन सा देश है। हाँ, सेवंत का बी सही है। हाँ, उपासना सिंह से मेरा सही, हाँ सही है आपका। सेवंत का क्या है, बी, कनाडा सही है। फ्रांस, फ्रांस में याद रखेंगे जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, फ्रांस। 1954 में इसने लागू किया था, ये पहला देश है जीएसटी को लागू करने वाला, फ्रांस है। ठीक है, और इससे याद रखेंगे कि भारत में जीएसटी के बारे में 2-3 चीजें और याद रखेंगे कि जीएसटी में जो काउंसिल बनती है, यानी जीएसटी काउंसिल, उसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं, 33 सदस्य। ठीक है, और जीएसटी के कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, जिसमें ठीक है जीएसटी 4 प्रकार की होती है। इसमें आईजीएसटी की चर्चा आर्टिकल 269A में है। देखेंगे कि आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी की चर्चा आर्टिकल 269 के ए में है, और जीएसटी काउंसिल की चर्चा 279A में है। ये ध्यान रखेंगे कि आईजीएसटी की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 269A, और जीएसटी काउंसिल की चर्चा आर्टिकल 279A में है। जीएसटी जो बना था वो 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन किया गया और 122वां बिल पारित किया गया था। ये ध्यान रखेंगे कि 101वां संविधान संशोधन किया गया और 122वां बिल पारित किया गया था जीएसटी के लिए। तो जीएसटी के बारे में कुछ ये बातें थी, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। क्वेश्चन ध्यान से देखें कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो कब लागू की गई थी। ऑप्शन 1951 टू 1956, 1956 टू 1961, 1961 से 1966 और 1985 से 1990। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है कब लागू की गई। 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66 या 85 से 90। आप लोग आंसर करें इसका। हाँ, जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट का ये टैक्स है, या ये भी याद रखेंगे कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। उपासना सिंह करें जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। 8वें का सी, हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो कब लागू की गई थी, तो 1961 से 1966 में लागू की गई थी। कब लागू की गई है, 1961 से 1966। क्वेश्चन आएगा पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, तो पहली 1951 से 1956, दूसरी कब लागू की गई 1956 से 1961, और तीसरी 1961 से 1966 तक की गई है। तो ये नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं कि विश्व में जो हरित क्रांति हुई थी, यानी HYL यानी हाई यील्ड वैरायटी, जो फसलों को बढ़ावा देने के लिए जो हरित क्रांति की गई थी, ठीक है, वो उसमें जनक किसे कहा जाता है विश्व में। ध्यान से देखेंगे, हम विश्व में पूछ रहे हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, आंसर करें। विश्व में ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गार्ड, इनमें से सभी। तो आप आंसर करें आप लोग। कुमारी रागनी जी कह रही हैं 8 का बी। हाँ, 8 का नहीं, 9th का बताएंगे। 8 का क्वेश्चन हो चुका है, 8 का दूसरा नहीं सही होगा, तीसरा यानी 1961 से 66। 9th क्वेश्चन है 9th का बी, नॉर्मन बोरलॉग। हाँ, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक को नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये कहां पे, विश्व में। उसके बाद MS स्वामीनाथन को कहां पे, भारत में। कहां पे, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है,
MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा जो हरित क्रांति वर्ड है, जो शब्द है, वो किसने दिया था? हाँ, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था? तो विलियम गार्ड ने दिया था। याद रखेंगे, शब्द किसने दिया था? तो विलियम गार्ड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। ठीक, ये चीज है हरित क्रांति से रिलेटेड। MS स्वामीनाथन भारत के हैं, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं, और विलियम गार्ड ने क्या दिया था? शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? ध्यान देंगे, पॉलिटी जैसे क्वेश्चन पॉलिटी का है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है स्थानीय लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, इसे आप क्वेश्चन देख लेंगे सबसे पहले कि इसको करने की जरूरत किस लिए पड़ी थी? तो क्या करने के लिए? सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। किसके लिए? सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय स्वशासन किया गया था। और स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? देखेंगे, चोल राजाओं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। आंसर करें आप लोग। 10वें का 2 लॉर्ड रिपन। हाँ, ज्योति तिवारी कह रही है, सही है आंसर आपका। 10th का बी कुमारी रागनी का भी सही है। आंसर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस और जीके के। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन किन शासकों ने लागू किया था? तो चोल राजाओं ने। किसने? चोल राजाओं ने। सबसे पहले पूछेगा किन शासकों ने? तो चोल राजाओं ने स्थानीय स्वशासन लागू किया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग के समय द्वैध शासन क्या हुआ था? लागू किया था। द्वैध शासन ये खत्म कर दिया गया था बाद में। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय। क्वेश्चन ध्यान से लिखते रहेंगे और नोट करते रहेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब बनाया गया? ध्यान से क्वेश्चन देखें कि कैबिनेट मिशन जो बनाया गया था, यानी कैबिनेट मिशन की जो बैठक हुई थी भारत के आजादी के पहले, तो वो कब बनाया गया था? और इसमें कौन से सदस्यों को यानी भाग लिए थे? कौन कौन से जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कौन कौन थे जो भाग लिए थे? बताएं आंसर कि कैबिनेट मिशन कब बनाया गया था। तो कैबिनेट मिशन के बारे में आप लोग देखें कि जब भारत की आजादी यानी आजादी के पहले कैबिनेट यानी ये था कि अब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन बिठाया था, क्योंकि उस समय भारत को संभालने के लिए मतलब कोई वो नहीं बना था, कोई कानून नहीं बना था कि कैसे संभाला जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन बनाया गया था। यानी कि पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज चलेगा सब कुछ। तो कैबिनेट मिशन की जो बैठक हुई थी कब हुई थी? आंसर करें आप लोग। 11th का बी, 11th का ए, रागनी जी करें 11th का ए, ज्योति तिवारी 11th का बी। ठीक, तो कैबिनेट मिशन की जो बैठक हुई थी वो मार्च 1946, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की बैठक हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को, यहां से याद रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। किसको? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। यह ध्यान रखेंगे, अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो हमारा ऑप्शन क्या है कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन बिठाया गया था, जिसमें 3 लोग थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इसको याद रखेंगे, 3 लोग कौन थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस यानी 3 लोगों को कैबिनेट मिशन में बिठाया गया था मार्च 1946 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? आंसर करें कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा है वो किस आर्टिकल में बताया गया है? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य बनाया गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था अस्थायी सदस्य। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में है, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? और ये याद रखें कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 61, 72, 111 और 63। 12 का 61, पूनम गौर कह रही है 61, विमिन अगर 12 का 1 सही है आंसर। तो राष्ट्रपति का महाभियोग की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 61 में है, याद रखेंगे। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की चर्चा है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो किस आर्टिकल में है? 72 में है। और आर्टिकल 111 में याद रखेंगे राष्ट्रपति को वीटो पावर की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 111 में है। यानी 111 आर्टिकल में क्या है? राष्ट्रपति को वीटो पावर की चर्चा है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा है, यह ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 63 में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आर्टिकल 61 में महाभियोग, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं और आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के वीटो पावर्स की चर्चा है और उपराष्ट्रपति की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 63 में। अगला क्वेश्चन हमारा है संसद के कितने अंग हैं? ध्यान से देखें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि संसद के कितने अंग हैं। ठीक है, संसद जो है लोकसभा राज्यसभा, उसके यानी संसद जो है उसके कितने अंग हैं। देखो संसद के सदस्य और संसद के अंग अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें देखेंगे कि संसद के कितने अंग हैं। आंसर करें आप लोग। हमारे ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति या दोनों। संसद के बारे में देखें कि संसद क्या है? ये फ्रेंच भाषा का वर्ड है। ठीक है, जो संसद पार्लियामेंट जो वर्ड है, पार्लियामेंट जो वर्ड है ये किस भाषा का है? तो ये फ्रेंच भाषा का है। ठीक, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। और संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। जननी याद रखेंगे, संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद के कितने अंग है बताएंगे आप लोग? 13 का बी। हाँ, उपासना सिंह 13 का बी, पूर्णिमा कुमारी 13 का बी, 13 का बी सही। संसद के कितने अंग है? तो संसद के 3 अंग हैं। कितने हैं? 3 अंग। ये ध्यान रखिएगा कि संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है। संसद के कितने अंग है? तो 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और संसद के अगर सदन की बात करेगा तो 2 सदन है। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस पर्वत श्रेणी को दुनिया का छत कहा जाता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कि दुनिया की छत किस पर्वत श्रेणी को या किसको कहा जाता है। ठीक है, आंसर करेंगे आप लोग कि दुनिया का छत। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि दुनिया का छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पामीर का पठार, बोलीविया का पठार, कुल्लुन शान या इनमें से सभी। तो देखेंगे कि दुनिया का छत किसे कहा जाता है। ठीक, तो पामीर के पठार को या पामीर का गांठ भी आ सकता है, तो पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। बोलीविया का पठार कहाँ है? साउथ यानी साउथ अफ्रीका में बोलीविया एक देश है, वहां पे है बोलीविया का पठार। कुल्लुन शान ये कहाँ पे है? चीन यानी तिब्बत में है। इसको याद रखेंगे कि चीन में है कुल्लुन शान ये, यानी अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो कहाँ पे है? तिब्बत में है। ठीक,
तो याद रखेंगे इसमें कि दुनिया का छत किसे कहते हैं, पामेर के पठार को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कैंडिनेवियाई में कितने देश आते हैं? ध्यान से पढ़ें कि स्कैंडिनेवियाई में कितने देश आते हैं। ऑप्शन हमारे पास है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये क्वेश्चन बताए भी हैं कि स्कैंडिनेवियाई क्या है। स्कैंडिनेवियाई एक पर्वत श्रेणी है या पर्वत है जिसपे देश आते हैं, उन्हें स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि काकेशस क्या है, एक पर्वत है, और काकेशस देश अगर पूछेगा तो उसमें 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। उसी तरीके से स्कैंडिनेवियाई क्या है, एक पर्वत है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन, उसमें देश आते हैं। तो कितने देश आते हैं याद रखेंगे, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। एक ऑप्शन और बढ़ाएंगे, 5वां सभी, यानी ये चारों कहां पे हैं, स्कैंडिनेवियाई पर्वत में है। तो ये चारों हैं स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे से याद रखेंगे, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ये देखें, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। हाँ कह रहे 14 हो गया, 15 का बताएंगे। राही सिंह कह रहे हैं 15 का ए। 15 का चारों सही है, क्योंकि स्कैंडिनेवियाई एक पर्वत है, उस पे 4 देश आते हैं। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन से हम आपको बताए थे कि पूरी दुनिया का जो पुरातात्विक साक्ष्य पाया जाता है वो कोपेनहेगन में पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा फिनलैंड से कि झीलों का देश किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आएगा, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है, राजस्थान में। झीलों का अगर शहर की बात करेगा, अगर झीलों के शहर की बात करेगा तो उदयपुर कहां पे है, राजस्थान में है, उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है, बताएं। को आंसर करेंगे कि गतिशील महाद्वीप जो है वो किसे कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका या अफ्रीका। आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। गतिशील महाद्वीप, गतिशील का मतलब ऐसा महाद्वीप जिसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और अफ्रीका महाद्वीप। तो गतिशील महाद्वीप देखेंगे हम, अंटार्कटिका को कहा जाता है गतिशील महाद्वीप, क्योंकि अंटार्कटिका जो है पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, और बर्फ में जब क्या होती है, गलन होती है, तो उसे वो यानी चलने लगता है या पानी बहने लगता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है, तो वो अंटार्कटिका है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप। दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका से याद रखेंगे, इसे पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप या सांपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप और सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में क्या है, अमेज़न जंगल जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए उसे पक्षियों का महाद्वीप और सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, और अफ्रीका महाद्वीप को याद रखेंगे, इसे अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सभ्यता, मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप। और सभ्यता का पालना अगर पूछेगा तो एशिया महाद्वीप। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है। क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से कि वन अनुसंधान केंद्र यानी जंगल को बचाने के लिए जो बनाए गए हैं सेंटर देख रेख के लिए, उसे वन अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है। तो ऑप्शन है हमारा देहरादून, मध्य प्रदेश, गुलमर्ग या इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे आप लोग।
देहरादून, मध्य प्रदेश या गुलमर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो वन अनुसंधान केंद्र अगर जो है वो देहरादून में है, याद रखेंगे कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून में। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, देहरादून में। गुलमर्ग ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र क्या है, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये गुलमर्ग में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है गुलमर्ग, यहाँ पे उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है, ठीक। और देहरादून क्या है, वन अनुसंधान केंद्र। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा है, चिनाब नदी पर कितनी परियोजनाएं हैं। ध्यान से देखें कि चिनाब नदी पर कितनी परियोजनाएं हैं, चिनाब नदी पर कितनी परियोजनाएं। हाँ 17 का हो गया है, 18 का आंसर करेंगे आप लोग। रवि सिंह कह रहे हैं देहरादून, हाँ देहरादून सही है। चिनाब नदी पर कितनी परियोजनाएं हैं, सतलज, सलाल, हिडकल परियोजना या सभी। तो देखेंगे चिनाब नदी पर जो परियोजनाएं हैं, सतलज भी कहाँ है, चिनाब नदी पर, सलाल परियोजना, हिडकल परियोजना या बलगिहार परियोजना भी कहाँ पे है, बलगिहार भी कहाँ पे है, चिनाब नदी पर। तो सभी यहाँ पे हम आंसर हमारा होगा सभी। चिनाब नदी पर कितने हैं, सभी है, ठीक है। चिनाब, सतलज, सलाल, बलगिहार या हिडकल परियोजना कहाँ पे है, चिनाब नदी पर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनसंख्या संबंधित सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन देखेंगे कि जनसंख्या संबंधी सिद्धांत किसने दिया था, यानी पॉपुलेशन के बारे में जो थ्योरी दी थी वो किसने दिया था, जनसंख्या के बारे में जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था। ऑप्शन है माल्थस, मेयो, रिपन और सभी। जनसंख्या संबंधी सिद्धांत आंसर करें, 18 का करें। जनसंख्या संबंधी जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो आंसर हमारा होगा माल्थस ने दिया था। ये ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या का जो सिद्धांत है वो माल्थस ने दिया था। और पहली बार जो जनसंख्या हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। कब, पहली बार जनसंख्या पूछेगा लॉर्ड मेयो के समय में 1872। और पूर्ण रूप से जनसंख्या कब हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी 1881 में। कब हुई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पूरी तरीके से यानी पूर्ण रूप से जनसंख्या हुई थी। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, माल्थस। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा तत्व किसे कहा जाता है। ध्यान से देखें कि जुड़वा तत्व किसे कहा जाता है, ट्विन एलिमेंट किसे कहा जाता है। ऑप्शन है Zn प्लस Pb, Cu प्लस Sn, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जुड़वा तत्व या ट्विन एलिमेंट किसे कहा जाता है, तो देखेंगे Zn प्लस Pb है हमारे पास, जिंक और प्लम्बम या लेड भी कह सकते हैं इसे, Cu कॉपर और टिन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। 20 का आंसर करेंगे आप लोग। इसमें बोथ आंसर कर रहे हैं, ज्योति तिवारी नहीं, राही सिंह कह रहे हैं कि बोथ आंसर नहीं होगा। जुड़वा तत्व किसे कहते हैं, ये जिंक और लेड को कहते हैं जुड़वा तत्व, ठीक है। जिंक और लेड यानी पीबी, इसको प्लम्बम भी बोला जाता है। तो जिंक और लेड को जुड़वा तत्व कहा जाता है। ये कॉपर और एसन मिलकर क्या बनते हैं, ब्रोंज या कांसा बनते हैं, इसको कहते हैं ब्रोंज, यानी कॉपर और टिन मिलकर क्या बनते हैं, ब्रॉन्ज बनते हैं, इसे कांसा कहा जाता है। और जुड़वा तत्व किसे कहते हैं, Zn, जिंक और प्लम्बम को कहा जाता है। ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस और जीके के थे, ठीक है। और सभी सुपरटेड बैच, सुपरटेड जो एग्जाम है या और ढेर सारे जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये मैराथन क्लास है और इसके बाद हर एक क्लास यानी हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेकर आएंगे, ठीक है। और आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।